हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2016 का पेपर चल रहा था, तो यहाँ पर आज इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज आपका 28वां प्रश्न है। कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु O से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु A पर पहुंचता है। उसके बाद वह बिंदु A से उत्तर पश्चिम की दिशा में बिंदु B तक जाता है और AB की दूरी बताई गई है 12 किलोमीटर है। अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु O से कितनी दूर है। तो देखिए कभी भी आपसे मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी आप सी सेट के सवाल जब भी हल करेंगे तो हमेशा एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। आपका ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये आपका ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमने ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक हमने और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर तो आपको दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये कहाँ जाता है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर O है, ये वाला बिंदु क्या है O है। तो यहाँ से ये उत्तर पूर्व की दिशा में, देखिए यहाँ पर नॉर्थ और ये आपका ईस्ट है, तो इसके बीच का क्या है, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ये उत्तर पूर्व की दिशा में कुछ ऐसे करके यहाँ से बताया गया है कितना, यानी कि ये 5 किलोमीटर दूरी तय करता है और यहाँ पर बिंदु कितने पे पहुँच जाता है, A पर पहुँच जाता है। यानी यहाँ पर कोई बिंदु आपका पड़ेगा A, तो ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद ये बिंदु A से कहाँ जाता है, उत्तर पश्चिम की दिशा में। उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, उत्तर पश्चिम आपका ये वाला होता है। तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर पश्चिम इसके लिए यहाँ पर होगा, इस दिशा में होगा। तो ऐसे करके ये यहाँ से क्या है, ये ऐसे करके यहाँ आ जाता है और ये दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। और ऐसे करके ये कहाँ पे पहुँच गया, बिंदु B पर पहुँच गया। तो देखिए आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर एक आपका ट्राइंगल तैयार हो रहा है। ठीक है, ट्रायंगल तैयार हो रहा है, हमें उसकी 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पर। तो आपकी जो भुजा है आपको कौन सी ज्ञात करनी है, OB भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर OB बराबर क्या होगा आपका अंडर रूट, यानी यहाँ पर आपका AB का स्क्वायर, जो AB भुजा है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपकी कौन सी है, आपकी OA भुजा जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसका कर लीजिए, हल कर लीजिए, यानी कि कितना आएगा, यानी ये आपकी AB कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस OA कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जब करेंगे इसे सॉल्व तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 144 आ जाएगा। 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है और 5 का 25 होता है, और इन्हें मिलाकर हम करेंगे तो यहाँ 169 आ जाएगा। जब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल इसका होता है 13। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो ये वाली भुजा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु O से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, B वाला। 28वें का आंसर है आपका B। 29वां प्रश्न है अब आपका। एक खेत आयताकार आकृति में है जिसकी लंबाई x1 मीटर और चौड़ाई x2 मीटर है। x1 और x2 क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यानी चर है। यदि x1 प्लस x2 बराबर 40 मीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित किस एक मान से अधिक नहीं होगा, ये पूछा गया है। यानी हमारे सामने कंडीशन ये दी हुई है, एक आपका आयताकार आपका कोई खेत है इस तरह से, जिसकी लंबाई जो है वो x1 मीटर है और चौड़ाई जो है x2 मीटर है। और ये भी बोला गया है कि जो लंबाई और चौड़ाई है इसका जो जोड़ है, यानी x1 और प्लस x2 है आपका, ये बताया गया है कितनी वैल्यू है, ये 40 है। और ये कहा गया है x1 और x2 क्या है, आपके चर हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर L इंटू B होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि हम यहाँ पर मान लीजिए ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिससे क्या है, यहाँ पर हमें अधिकतम जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो प्राप्त हो। यहाँ पर ये बात निकल कर आई है, यानी कि हमें यहाँ पर इसका मैक्सिमम पूछा गया है कि हम यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करें, यानी इसका जो x1 x2 की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिनका जोड़ जो है 40 हो और जिनको एरिया में रखने पर क्या हो, हमें मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम क्षेत्रफल प्राप्त हो। ये बात यहाँ पे कंडीशन के रूप में कही गई है। तो देखिए हम ये मान लेते हैं, एक हमने यहाँ पर एक अज्यूम कर लिया कि भाई कोई एक आयत है आपका जिसकी एक भुजा क्या है, एक आयत आपकी जो है इस तरह से एक आयत है, इसकी एक भुजा A है और एक दूसरी भुजा B है, और A और B का जो है यानी जोड़ है, यहाँ पर A और B दोनों भुजाओं का जोड़ है वो 10 के बराबर है, हमने मान लिया है, हमने यहाँ पर एक कंडीशन मान ली है। तो आप किस तरह से इसका करेंगे, यानी हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने मान लेते हैं यहाँ पर A की वैल्यू 9 है, यहाँ पर इसकी 1 है।
अब हमने यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, इसकी 8 है, यहाँ पे 2 मान ली हमने बी की। यहाँ पर अगली कंडीशन में ये हो सकता है 7 मान लें, 3 मान लें, अगले में 6 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, और इसमें 5 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब देखिए हम इसका जब एरिया निकालेंगे, यानी इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, फॉर्मूला ये होता है आपका। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, हमें 9 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ कितनी प्राप्त हो जाएगी, हमें 16 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ कितनी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी 21 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ कितनी प्राप्त होगी, हमें 24 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हमें 25। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हैं, नोटिस ये कर रहे हैं कि जब लंबाई और चौड़ाई दोनों की वैल्यू समान है तो हमें यहाँ पर अधिकतम इसका जो क्षेत्रफल है देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आपका ए और बी, यानी कि जब आपकी किसी भी उसकी, यानी कि सॉरी ए और बी में बोल रहा हूँ, यानी कि किसी आयत की एल और बी जो भुजाएं हैं अगर ये समान होंगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी, मैक्सिमम एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब x1 और x2 का मैक्सिमम क्या हो सकता है, यानी x1 x2 ऐसे हमें वेरिएबल यहाँ पर लेने हैं जिससे कि इसका मान जो धन है, जोड़ है इसका 40 हो जाए और आपका क्षेत्रफल जो है मैक्सिमम निकल आए। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 20 + 20 ये कितना होता है, 40 के बराबर होता है। तो हमने रख दिया यहाँ पर वैल्यू, कितना हो गया 20 × 20, तो यहाँ पर आ गया आपका 400 वर्ग मीटर। अब देखिए इससे बड़ी कोई वैल्यू अब यहाँ पर नहीं निकल सकती है, आप करके देख सकते हैं अपने कॉपी पर, इससे बड़ी वैल्यू नहीं निकल सकती है। यहाँ पर ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू हुई और यही पूछा गया है कि तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित किस एक मान से अधिक नहीं है, तो इससे अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर है 29 का 400 वर्ग मीटर। 30वां प्रश्न है अब आपका, 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि अंतस्थ अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई। शिशु की आयु क्या है, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके 5% थे, यानी कि यहाँ पर 5% है, और 5% की जो 3 साल पहले की उम्र बात हो रही है, 3 ईयर पहले, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 ईयर पहले है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यानी हमें याद रहेगा कि 3 साल पहले की बात हो रही है। तो इन सब की जो भी यानी आयु जितनी भी इनकी सबकी एज थी, तो उनका सम कितना था, उन सब का सम जो था वो था 80। ये बात यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम एवरेज इनका निकालें तो एवरेज क्या होगा भाई, इनका एवरेज कितना होगा, इनका अगर एवरेज हम निकालें तो हम क्या करेंगे, इनकी जो सम है उसमें जितने कैंडिडेट है उनसे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 16, यानी इनका एवरेज जो होगा वो क्या होगा 16 होगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे बोली गई है कि ये आयु का योग है, इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि यहाँ पर अंत्यस्थ अवधि में परिवार में शिशु की वृद्धि हो गई, यानी 3 वर्ष पहले की कंडीशन हो गई है। तो अब यहाँ पर अब की बात करते हैं, यानी कि वर्तमान में क्या होता है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट और आ जाता है, एक बच्चा इनके घर में और जन्म ले लेता है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर 6% हो गए हैं भाई, एक बच्चे ने जन्म ले लिया तो यहाँ पर कितने % हो गए, अब 6% हो गए। ध्यान देना यहाँ पर 6% हो गए। तो 6% का आप लगा लीजिए, यानी कि यहाँ पर 5% का एवरेज अगर आपने निकाला है तो 1% का एवरेज कितना आया, यहाँ पर 16 आया, यानी 1% की औसत आयु कितनी आई, 16 आ गई यहाँ पर। तो 6% की कितनी होगी, 6 × 16, यानी कि ये कितना आया 96 हो गई, यहाँ पर हो गई कि नहीं हो गई, 96 हो गई। तो इसी तरह से अगर आप 5% की देखें वर्तमान में 5% की, ध्यान देना ये 3 साल पहले का है, ये 3 साल पहले का। अब अगर आप देखेंगे तो अब आप क्या करेंगे, ये 5% का आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यानी नाउ 5%, ये हमने लिख लिया, और 5% में क्या आ जाएगा आपका, 5% का पहले सम कितना था 80 था, ठीक है। अब कितना होगा, अब आपका इनमें आप देखेंगे जो 5% है इनमें 3 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा 3, यानी कि ये 3 × 5, ठीक है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं भाई, ये 3 साल पहले की एज है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इसलिए हमने यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जब इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पर 95 सम प्राप्त होगा, उन 95 यहाँ पर आपको ये 96 सम प्राप्त हुआ आपका, ठीक है, और जो पीछे के 5 है इनका कितना प्राप्त हुआ 95 सम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको ये यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 6वें नंबर के व्यक्ति की आयु। तो यानी कि ये 1 साल का बच्चा है जो यहाँ पर ऐड हुआ है, बच्चा यहाँ पर ये 1 साल का है, यानी बेबी की एज कितनी है आपकी, बेबी की एज जो है यहाँ पर 1 साल है, ये हमें यहाँ पे ज्ञात हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वही बोला गया है कि क्योंकि एक बच्चा यहाँ पर आ गया है तो इस वजह से इनकी औसत आयु समान बनी रही है, और बाद बाकी यहाँ पर अगर 5% की हम यहाँ पर देखें तो बताया गया है 3 साल बाद कितनी हो गई यहाँ पर 80, यानी पहले यहाँ पर 80 थी,
यहाँ पर सम इनका, और यहाँ पे 3 साल बीत गए तो हमने 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 3 × 5 करके, और इसको जोड़ दिया इसमें, तो 95 सम बन गया। अब इसमें से वर्तमान में से अभी वाले वर्तमान को 5% की आयु को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें बेबी की एज यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 30 का बी, यानी कि 1 वर्ष। 31वां प्रश्न है अब आपका, 31 है आपका। 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? देखिए यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, यानी हमने ये मान लिया, यहाँ पे माना जो आपका यहाँ पर व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं आपके, हम यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो हमने ये मान लिया जो ए का मूल वेतन है, यानी ए का जो मूल वेतन है, यहाँ पे लिख देते हैं, ए का जो मूल वेतन है वो कितना है, 100% है। ठीक है भाई, वेतन 100% ही तो होगा जितना भी हो, यानी कि जितने भी रुपए में हो हम 100% ले लेते हैं, तो यानी हमने इसको 100x मान लिया। ठीक है, समझ में आ गई होगी। बी का भी हम मूल वेतन ले लेते हैं कि भाई बी का मूल वेतन क्या है, इसका भी 100% होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हमने 100y मान लिया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न में जो कहा गया है उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न में ये कहा गया है 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, यानी इन दोनों की जो वेतन लब्धियां हैं वो बराबर हैं, ये बात बोली गई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये बराबर हैं, और इनमें एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिल रहा है और दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिल रहा है, यानी कि ये वेतन लब्धियां इनकी बराबर हैं। एक तरफ इनका कितना आया, यानी पहले आपकी इनकी बोला गया है, अब देखिए इसमें 65 और ऐड हो जाएगा, कैसे ऐड हो जाएगा वो भी देख लीजिए। आप एक बात बताइए, किसी का जो मूल वेतन है, मान लीजिए किसी का मूल वेतन 100 रुपये है, अब उसके ऊपर जो भत्ता दिया जाएगा क्या इसमें से निकाल के दिया जाएगा? नहीं, इसके ऊपर जोड़ के तो दिया जाएगा, इस वेतन को बेस के रूप में लिया जाएगा कि भाई ये तो आधार है, ये तो वेतन क्या है, आधार है भाई, इसमें ऊपर जोड़ के तो भत्ता दिया जाएगा, इससे कम थोड़ी ना मिलेगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65%, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं ए का जो मूल वेतन है इसका 65%, तो कितना हो गया, यानी यहाँ पर आपका हो गया 100 + 65 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है बाई का कितना हो गया, बाई का यहाँ पर बोला गया उसका मूल वेतन कितना 100 है और इसमें 80 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो गया, यानी आप इसको देखेंगे ये आपका हो जाएगा, यानी कि 165x हो जाएगा ये आपका, और ये आपका जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका 180y हो जाएगा। ठीक है, और ये साफ साफ बोला गया है ये बराबर है, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां जो है बराबर हैं। ध्यान देना, हम यहाँ पर 100% ही मान के चले हैं, यहाँ पर हम वेतन 100 रुपये नहीं लिया है, हमने 100% लिया है, और ये यहाँ पर बात है ये बराबर है इनका, जो भी निकल रहा है इनका, यानी इन्हें इनके जो भत्ते लगने के बाद इन दोनों की जो वैल्यू है वेतन की वो बराबर निकल रही है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो कर लीजिए इसको सॉल्व। तो देखिए इसका क्या निकालना है हमें, यहाँ पर इसका अनुपात निकालना है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो अनुपात आप निकाल लीजिए, यानी कि जब ये इधर आएगा, यानी कि x हम यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि 165 आपका हो गया, ये x है और ये आपका 180y है, इसको कर लेते हैं तो क्या आएगा, x/y आ जाएगा ये, तो 180 अपॉन कितना आएगा, 165 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका जो है 12 बार जाएगा कटेगा, और ये आपका 11 बार कटेगा, यानी कि यहाँ पर x और y का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12:11। समझ में आ गया होगा आपको। हम यहाँ पर ऊपर वेतन जो हमने माना है वो 100% मान के चले हैं। ध्यान देना, कोई हमने पैसे में वेतन नहीं लिया, 100% वेतन है, क्योंकि जो भी वेतन होता है वो क्या होता है, एक बेस होता है, उसके ऊपर जितने भी भत्ते मिलते हैं उसके ऊपर मिलते हैं, उससे कम नहीं मिलेंगे। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति का 10,000 रुपये वेतन है और कह दो 10% उसको डीए मिल रहा है और भी चीज़ें मिल रही हैं, उससे 5% डीए मिल रही हैं, तो ये सब 10,000 के ऊपर मिलेंगी, 10% डीए वगैरह है और भी भत्ते हैं, इन सब के ऊपर मिलेंगे। तो ऐसे करके वेतन व्यक्ति का बन जाएगा 12-13 हज़ार रुपये करीब, यही तो होता है वेतन, ये सरकारी व्यक्तियों का वेतन ऐसे तो बनता है। तो वही बात बोली गई है कि यहाँ पर ए का जो मूल वेतन है हमने मान लिया 100% x है, यानी 100x% है, और बी का मूल वेतन 100y% है, और ये बोला गया प्रश्न में कि दोनों की जो वेतन लब्धियां हैं बराबर है, भत्ते लगने के बाद बराबर है। तो ए में भत्ता लगा आपका 65% और बी में लगा आपका 80%, तो ये हमने निकाला। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा x और y का रेशियो आ जाएगा आपका 12:11। तो यहाँ पर आंसर होगा 31 का डी वाला। 32वां प्रश्न है अब आपका, एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पे खड़ा है, ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े तो सीढ़ी में कितने पायदान हैं। तो देखिए हम एक सीढ़ी, इस तरह से एक सीढ़ी होती है आपकी, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि सीढ़ी के ये पहले पायदान पे खड़ा है, यानी कि यहाँ पर सीढ़ी का जो फर्स्ट पायदान है, फर्स्ट डंडा है, ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक
ठीक है, पहले वाले पर। और बोला गया है कि इसमें इसे बीच वाले में पहुंचने के लिए ये 4 पायदान इसे चढ़ने पड़ते हैं, यानी 1, 2, 3 और 4 ऐसे करके क्या है ये मिडिल में पहुंच जाता है, बीचों बीच में, बीच वाली में ये पहुंच जाता है। तो बोला गया है सीढ़ी में कितने पायदान हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो बीच वाला इसका पायदान है, इसके पीछे कितने हैं, 4 हैं आपके, 1, 2, 3, 4 हैं। इसके ऊपर भी 4 होंगे आपके, 1, 2, 3, 4, तो कितने हो गए टोटल आपके हो गए 9, यानी आप जोड़ लीजिए सबको तो ये मिलाकर हो गए 9। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 32 का बी वाला, यानी 9। अगला प्रश्न है अब आपका, आगे आने वाले 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और आगे दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। जब 3 मित्र ए, बी और सी मिले तो पाया कि उनमें से प्रत्येक ने एक भिन्न रंग की ऊपरी पोशाक पहन रखी थी। यादृच्छिक क्रम में वे पोशाकें जैकेट, स्वेटर और टाई हैं और रंग इनका कैसा है, नीला, सफ़ेद और काला है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 मित्र हैं, इनमें से किसी एक के पास जैकेट होगी, किसी एक के पास स्वेटर होगा, किसी एक के पास टाई होगी, यानी कि तीनों चीज़ें किसी एक के पास नहीं होंगी। और इन तीनों के रंग अलग अलग हैं। उनके कुल नाम यानी सरनेम जो हैं ये भी अलग अलग हैं, रिवीरो, कुमार और सिंह हैं। ये बात हमें ये ज्ञात है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग क्रॉस टिक पजल वाली अप्रोच अपनाते हैं और उसके जरिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक आसान सी एक टेबल बना लेंगे, टेबल एक फॉर्म कर लेंगे और टेबल फॉर्म करने के बाद हमें आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक तो 3 सरनेम दिए हुए हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति बताए गए हैं, दोस्त बताए गए हैं, उनके पास 3 पोशाकें दी हुई हैं और उनके 3 रंग दिए हुए हैं। तो टेबल एक फॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पर आपका रिवीरो के लिए हम आर यूज कर लेंगे, रिवीरो आर है आपका। कुमार के लिए हम यहाँ क्या 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 यूज कर लेंगे, के यूज कर लेंगे और सिंह के लिए हम यहाँ पर एस यूज कर लेंगे। ठीक इसी तरह से आपकी जो जैकेट है, जैकेट के लिए क्या करेंगे हम, जैक, ठीक है, टाई और यहाँ पर क्या है आपका स्वेटर है, ये हमने बना लिया। तो हमारा ये इस तरह से बन जाएगा आपका। और बीच में हम यहाँ पर जो जो व्यक्ति हैं उनके नाम डाल देते हैं, ए, बी और सी। तो इसको इस तरह से टेबल के फॉर्म में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया पूरा। तो जो जो व्यक्ति हैं उनको हम यहाँ पे लगाते टिक लगाते जाएंगे और जो नहीं है उनके आगे क्रॉस लगाते जाएंगे, तो जिससे कि हमें यहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक हमारी टेबल फॉर्म हो गई है। चलिए पहला है, ना तो बी ने और ना ही रिबीरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना था। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें ये पता चल गया कि स्वेटर का रंग कैसा है, सफ़ेद है। स्वेटर का रंग यहाँ पे हमें पता चल गया, स्वेटर का रंग आपका वाइट है। ये बात क्लियर हो गई होगी, स्वेटर का रंग हमें यहाँ पे पता चल गया है। अब बोला गया ना तो बी ने और ना ही रिबीरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना है, यानी कि बी ने सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना है, क्रॉस लग गया। ना तो बी ने और ना ही रिबीरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना था। कहने का मतलब ये भी हो गया यहाँ पर जो बी वाला व्यक्ति है ये रिबीरो नहीं है, ये भी बात हमें यहाँ पता चल गई, ठीक है। यानी कि पहली बात बी ने स्वेटर नहीं पहना है, इसके अलावा बी रिबीरो भी नहीं है, ये बात हमें समझ में आ गई। सी ने टाई पहनी थी, यानी सी ने क्या किया है, सी ने यहाँ पर जो है टाई पहनी थी। जब सी ने टाई पहन ली है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर टाई बी वाला नहीं पहनेगा, ए वाला भी टाई नहीं पहनेगा, और सी वाले ने टाई ले ली तो सी वाला जैकेट और स्वेटर से भी उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बी के पास क्या बचा, बी के पास आपका जैकेट बचा केवल। और यहाँ पर आप देखेंगे जैकेट जब बी के पास आ गया तो ए के पास क्या बचा, ए के पास स्वेटर बचा। यहाँ तक बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। यानी 2 ऑप्शन जो थे हमने 2 यहाँ तक ऑप्शन अपने चल लिए हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर सी ने टाई पहनी थी, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया। सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी, सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर जब सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी तो सिंह ये नहीं होगा, ठीक है, सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी। और इसके अलावा जो रिबीरो है, रिबीरो की भी भाई जब इसने स्वेटर पहन लिया, ऊपर कहा गया कंडीशन में कि रिबीरो ने सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना था, ठीक है, तो रिबीरो की भी सफ़ेद नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला व्यक्ति कौन होगा, ऊपर वाला व्यक्ति आपका कुमार होगा, जिसकी यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, इसने सफ़ेद स्वेटर पहना हुआ है और ये इसका यानी कि ए वाला का सरनेम भी है कुमार, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। यानी सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी, ये बात यहाँ तक हमने देख ली, सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी, हमने यहाँ पर ये बात क्रॉस कर ली। कुमार जो है वो जैकेट नहीं पहनता है, भाई कुमार जो है यहाँ पर बोला गया है ये जैकेट नहीं पहनता। यानी कहने का मतलब क्या है,
कुमार आपका ऊपर निकल गया है, कुमार ये जैकेट नहीं पहनता, इसका मतलब जैकेट कौन पहनता है, जैकेट आपका एस वाला व्यक्ति पहनता है, एस वाला व्यक्ति जैकेट पहनता है। इसके अलावा रिबीरो को जो है काला रंग पसंद नहीं है, ठीक है, रिबीरो को यहाँ पर काला रंग आपका पसंद नहीं है। देखिए ऊपर वाली टेबल आपकी लगभग पूरी फिल हो गई है, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे फिल हो गई, और रिबीरो को काला रंग पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला रंग यहाँ पे काला नहीं होगा। यहाँ पर ये जो टाई है, टाई का रंग ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ब्लू होगा, और ये रिबीरो क्या है, ये टाई पहनता होगा। तो काला कौन पहनता होगा, जैकेट आपकी जो काले रंग की है, जैकेट आपकी जो है काले रंग की है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्म हो गया, आपने देख लिया, पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और बोला गया हर एक मित्र ने केवल एक ही रंग की एक ऊपरी पोशाक पहनी थी। कंडीशन आपको जो दी हुई थी उस कंडीशन से हमने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर ली है। आप अपनी कॉपी पर भी आप एक बार देख लीजिए, और मैंने भी यहाँ पर पूरी ड्रॉ कर दी है, यानी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। अब चलिए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। बोला गया है सी का कुल नाम क्या है, सी का जो सरनेम है वो क्या है, रिबीरो कुमार सिंह। तो यहां पर आप देखेंगे सी का कुल नाम जो है आपका क्या है, यहां पर आपका सी का कुल नाम है रिबीरो। तो यहां पर आंसर होगा 33 का ए। 34 टाई का रंग क्या है, टाई पर आते हैं। टाई का रंग आपका जो है ये ब्लू है, टाई का रंग ब्लू है। तो यहां पर आंसर होगा आपका 34 का बी, टाई का रंग नीला है। स्वेटर किसने पहना था, हमने देखा है स्वेटर किसने पहना है, स्वेटर आपका ए वाली महाशय ने पहना है। तो यहां पर आंसर होगा आपका 35 का ए। तो आप समझ रहे होंगे इस तरह के प्रश्नों में टाइम टेकिंग होता है, और जरा सा भी अगर कंफ्यूज हो गए, जरा सा भी आप अपने पेन को इधर से उधर कर दिया, एक टिक या क्रॉस इधर उधर लग गया, तो पूरा का पूरा प्रश्न आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी 3 से 4 मिनट आपके बेकार चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बड़े आराम से जो एक टेबल ड्रॉ करनी है, और क्रॉस टिक पजल के मतलब जो है उसका यूज करते हुए, क्रॉस टिक पजल मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। 36वां प्रश्न है अब आपका, ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है, और ए वह बिंदु है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है, ठीक है। यानी यहां बोला गया है कि ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है, यानी कि ए बी आपका ये तना है, हम ये बना लेते हैं, ये आपका ये एक आधार है। देखिए मैं अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूं, यानी ये बोला गया ये पॉइंट कोई ए पॉइंट है, और यहां से तना ये जा रहा है इस तरह से ये तना यहां से जा रहा है, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग इतनी बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, ये तना आपका कुछ इस तरह से तना है बोला गया है, और ये बिंदु कौन सा है, ये बी वाला है। आगे बोली गई है किसी तूफान के कारण तना, यहां पर बोला गया उस बिंदु सी पर टूट गया जो 12 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी मान लीजिए एक तूफान आया, और तूफान की वजह से एक सी बिंदु पर यहां पर ये जो कि 12 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि यहां से जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। तो यहां पर एक तना ये टूट गया, और टूटने के उपरांत ये तना कुछ इस तरह से गिर गया होगा, टूटने के उपरांत तना ऐसे तो गिर गया होगा जमीन पे, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं एक यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि सी पर टूट गया जो 12 मीटर की ऊंचाई पर, यानी हमें यहाँ तक की ये वैल्यू पता चलेगी कितनी है, ये आपकी वैल्यू 12 मीटर है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे बोला गया है टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से सी पर जुड़ा हुआ है। आंशिक रूप से मतलब जैसे पेड़ अक्सर टूटते हैं तो क्या होता है, ऐसे जुड़े रहते हैं और एक ट्रायंगल टाइप फॉर्म कर लेते हैं। यदि टूटे हुए भाग का सिरा बी, यानी इसका सिरा जो है बताया गया है, इसका टूटे हुए भाग का जो सिरा बी है, ये वाला जो सिरा नीचे आ गया है, ये जमीन को डी पर छूता है, यानी ये जो बिंदु है इसका नाम डी है। यहां पर ये बिंदु है जो इसका नाम डी है, जो बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कितनी दूरी पर है, ये ए से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो पूछा गया है कि भाई तो तने की मूल ऊंचाई क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला जो हिस्सा होगा जो यहां पर गिरा है, यानी जब अगर हम इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे तो ये वाली ऊंचाई है, इसमें इसे जोड़ देंगे तो हमें ये वाली फाइनल ऊंचाई पता चल जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, यहां पर भी आपको वही करना है। क्या करना है, यहां पर भी आपको पाइथागोरस प्रमेय है वो लगानी है, यानी हमें सी डी भुजा ज्ञात करनी है, कर्ड वाला जो भुजा है वो ज्ञात करनी है। तो यहां पर आपका मान वही आएगा क्योंकि वैल्यू समान है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 169 आ जाएगा, और इसका आप निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 13 मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ये जो भुजा है आपकी 13 मीटर की है। अब आपको हमें संपूर्ण तना निकालना है। संपूर्ण तना कितना है, तो ये भुजा कहाँ से टूट के गिरी है, पूरी थी एक सिंगल भुजा थी ऊपर तक, अब यहाँ से टूट के गिरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हिस्सा होगा आपका ये भी 13 मीटर का होगा, और आप 12 और 13 जोड़ेंगे दोनों को 12 और 13, तो कितना हो जाएगा आपका, या
आपका हो जाएगा 25 मीटर, यानी तना जो है आपका 25 मीटर का है। तो यहाँ पर आंसर हुआ 36 का बी वाला, यानी 25 मीटर। 37 है अब आपका 37वां है, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, और देखिए मैं लिख लेता हूँ, कोई व्यक्ति क्या है, यहाँ ऐसे करके 12 किलोमीटर जी है, व्यक्ति जो है बोला गया है ये उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ चलता है, कितना 12 किलोमीटर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर यहाँ से ये कहाँ चलता है, ये पूर्व की ओर, यानी कि ये यहाँ पर कहीं ये 15 किलोमीटर चला है, ये भी लिख लिया हमने, ठीक है। आगे बोला गया है यहाँ पर कि फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर यहीं से इस बिंदु से ये पीछे की तरफ 19 किलोमीटर जाता है, यानी इस तरह से ये पीछे की तरफ 19 किलोमीटर आया, यानी कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ कहीं पहुँचेगा, यानी 15 किलोमीटर ये हो गया, तो ये वाला हिस्सा कितना बचा, 4 किलोमीटर का तो बचा, ये वाला हिस्सा 4 किलोमीटर का ही तो रह गया। फिर आपको बात समझ में आ गई होगी भाई, ये यानी कि जो ये बिंदु है 15 किलोमीटर यहाँ पे पूर्व दिशा में पहुंचा है, यहाँ से 19 किलोमीटर पीछे गया है बिल्कुल पश्चिम दिशा में, तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पे आ गया होगा, और ये पूरा मिला के कितना हो गया, यानी ये पूरी आपकी मिलाकर जो हो गई यहाँ से यहाँ तक आपकी जो हो गई, ये आपकी 19 की हो गई, यानी यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ये बात ये जो होगी पूरी मिला के 19 की हो गई, ठीक है। तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला ये आपका 4 किलोमीटर का बचा, यहाँ से 4 किलोमीटर का बचा बोला गया है। और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहां से, अब देखिए ये वाले पॉइंट पे आ गया ये, अब यहां से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा ये, ऐसे करके 15 किलोमीटर, तो कर लीजिए 15 किलोमीटर हम यहाँ पे दक्षिण की तरफ ऐसे करके आ गए, यानी यहाँ पर आ गया ये, और ये 15 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए ये प्रारंभिक बिंदु था, स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, ये प्रारंभिक बिंदु था इसका, सॉरी ये इसका जो है यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है। यहाँ से अगर ये दूरी देखें तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है, ये आपकी 4 किलोमीटर की दूरी आएगी, क्योंकि ऊपर भी समान दूरी है, और ये वाली अगर आप दूरी देखें तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पूरा 15 का है, तो ये हिस्सा कितने का बचा, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 3, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा 15 का है, और ये केवल इतना हिस्सा कितने का रह गया, ये 3 किलोमीटर का रह गया हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा केवल ये और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो करना क्या है, हमें ये दूरी निकालनी है, यानी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, वही यहाँ पे कर्ड हमें फिर से निकालना है। यानी हम ये मान लेते हैं ये कोई बिंदु ए है आपका, ये आपका बिंदु बी है, और ये आपका बिंदु सी है, तो हमें ए सी की दूरी निकालनी है, यानी ये सी बिंदु से ये वाली दूरी निकालनी है। चलिए फिर से वही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ए सी बराबर क्या हो गया, आप निकाल लीजिए, रूट बी सी आपका जो हो गया इसका स्क्वायर प्लस आपका जो है ए बी स्क्वायर, ठीक है। कर लीजिए सॉल्व इसको, कितना आया यहाँ पर, यानी इसको जब करेंगे निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये आपका जो होगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। पूरा करेंगे तो आप रूट आपका 25 आ जाएगा, और ये आपका फिर बचेगा 5, यानी कि ये 5 किलोमीटर है, यानी कि ये जो इस बिंदु पर है वहाँ से प्रारंभिक बिंदु की दूरी 5 किलोमीटर है। ये बात हमारे सामने निकल कर आ गई। तो यहाँ आंसर होगा 37 का ए वाला। 38 का है अब आपका, 38 है आपका, किसी घन यानी क्यूब के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, उसे समान आमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 हो, और केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्यूब का बड़ा आसान है, यानी क्यूब होता क्या है, क्यूब की भुजा जो है वर्गाकार होती है। भाई क्यूब की जो सभी भुजाएं होती हैं समान ही तो होती हैं, कोई क्यूब है तो क्यूब की जो भुजाएं होती हैं समान ही तो होती हैं, वर्गी तो होता है भाई, उसकी एक भुजा जो वर्गी तो होती है। और यहाँ बोली गई है, इसको क्या किया है, इसको हमने समान छोटे भागों में काट लिया है, यानी ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके हमने ये कर लिए हैं 4 भाग, ये बोला गया है, यानी 1 2 3 और ये 4 भाग, ठीक है। तो पूछा गया है कि हम एक तरफ के जो भाग हैं इनको अगर रंगें तो कितना आएगा, यानी किसी घन यानी क्यूब के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, उसे समान आमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 है। छोटे घन की जो भुजा बन रही है उसकी बड़े घन की क्या है 1/4 है, यानी यहाँ पे 4 भाग हो गए। केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या करना है, वन साइड प्रिंटेड का एक फॉर्मूला होता है इसका, यानी जब वन साइड आपकी प्रिंटेड हो तो यहाँ पर एक आपका मानक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे। ये फॉर्मूला है आपका 6
n-2 और इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि हमें यहाँ दिया हुआ है क्या है, वन साइडेड प्रिंटेड, यानी एक तरफ आपकी जो भुजा है वो रंगी हुई है, और ये भी बता दिया गया है कितना है, यानी कि इसके 1/4 है, यानी ये बदला बढ़ाया गया है कि बड़े घन के जो है उसका 1/4 है एक भुजा, तो 6 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 6 कितना आ गया आपका 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 6 × 4 आ गया, यानी कि 24। कहने का मतलब क्या है, केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 24 है। तो 38 का आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। 38वां प्रश्न है अब आपका, किसी घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, उसे समान आमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 हो, और केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए हम लोग ये जानते हैं, आपका जो एक क्यूब होता है, क्यूब में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्यूब का एक फलक बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, एक क्यूब का हमने एक मान लीजिए क्यूब का एक फलक तैयार कर लिया, इस तरह से हमने एक ये फलक यहाँ पर बना लिया। तो हमने इसको सेम ग्रिड में इसको काट लिया है इस तरह से। ये एक फलक है, ध्यान देना, क्यूब का चारों फलक नहीं है, ये एक फलक हमने बनाया है, सॉरी 6 फलक होते हैं, 6 के 6 नहीं है ये। ठीक है, इस तरह से हमने इसे काट लिया। अब जो सवाल जो आपका कह रहा है वो हम सुन लेते हैं। सवाल ये कह रहा है कि किसी घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, उसे समान आमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1/4 हमने यहाँ पर पूरे घन की क्या है, पूरा घन का जो एक फलक है उसका 1/4 लिया है केवल, यानी कि केवल 4 यहाँ पर बॉक्स 4 आपके लिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और सेम इसी अपोजिट डायरेक्शन में 4 इसके और वो होंगे, यानी इसके बाद बाकी 5 है, उन सबको हमने पेंट कर दिया है। यानी हम मान लेते हैं बीच वाले ये आपके फलक हैं, हमने ये पेंट किए हैं, यानी 1/4 इसका क्या होगा भाई, आपके सामने कितने होते हैं इसमें आपके पूरे खाने कितने हैं, 16 खाने हैं। अब 16 का 1/4 क्या होगा, 4 ही तो होगा, तो 4 हम बीच वाले खाने हम ले लेते हैं, 4 अपने खाने प्रिंट कर दिए। अब सेम यही फलक, ठीक है, इसके 5 फलक और हैं पीछे, ये तो एक आपका सामने फ्रंट वाला फलक हो गया, इसके पीछे के 5 फलक होंगे, तो उनके भी बीच के 4 आप लगा लीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर एक फिक्स फॉर्मूला होता है, इसके लिए पूरा जो घन के जो पेंट निकालना है उस पेंट के लिए फिक्स फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि घन जो होता है उसका आकार, उसकी एक भुजा जो होती है वर्ग आकार की होती है, उसका 1/4 का मतलब क्या हो गया, ऐसे ग्रेडिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पर उसका ये 4 खाने हो गए। तो इसके लिए यहाँ पर वन साइड पेंटेड के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो लिख देता हूँ मैं, वन साइडेड पेंट, इसका फॉर्मूला आपका होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देना, n की संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात हो गई है, क्योंकि बोला गया है कि बड़े घन को इस प्रकार काटा गया है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 हो जाती है, यानी छोटे घन की भुजा है बड़े घन की 1/4। तो यानी कहने का मतलब क्या है, बड़े घन की 1/4 क्या होगा, 4 भुजाएं हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 4 हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपका आ जाएगा आंसर 24। यानी कि आपके केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या जो होगी वो 24 होगी, इसमें 24 घन बनेंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा 24। 39वां प्रश्न है अब आपका, राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% कार्य पूरा करते हैं। तब राम जो है छुट्टी पर चला जाता है और श्याम को पूरा काम करने में 8 दिन और लगता है। राम को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। देखिए ये टाइम और वर्क का प्रश्न है। अब देखिए इसको पूरा पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो 4 दिन में R + S मिलकर किसी काम जो है 60% काम जो है कितने दिन में, 4 दिन में निपटा देते हैं, 4 डेज में। सॉरी ये बात यहाँ पर बोली गई है, कितने दिन में निपटा देते हैं, ये 4 दिन में ये काम को निपटा देते हैं 4 डे में। अब यहाँ बोला गया कि भाई ये व्यक्ति जो है छुट्टी चला गया, अब श्याम रह गया। अब श्याम जो है बाद बाकी बचे हुए 40% काम को कितने दिन में करता है पूरा, ये करता है आपका 8 दिन में, यानी ये 8 डे लगाता है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आपके सवाल पे जो कहा गई है लाइन जो कही गई है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए काम कितना होगा, काम 100% काम ही तो होगा भाई, काम फ्रैक्शन में ही तो किया जा रहा है, ये 100% कर रहा है, ये बाद बाकी काम बचा हुआ श्याम जो है 40% काम 8 दिन में कर रहा है। अब मान लेते हैं कि श्याम जो है आपका ये 40% काम 8 दिनों में करता है, तो श्याम 100% काम कितने दिनों में करेगा। ये श्याम जो है 100% जो काम है
ये कितने दिन में करेगा ये हम निकाल लेते हैं। श्याम 100% काम कितने दिन में करेगा वो निकाल लेते हैं। तो 8, ठीक है, गुणा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा 100/40। यहाँ से ये कट जाएंगे, 4 दूनी 8, यानी कहने का मतलब क्या है, श्याम जो है 100% काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर श्याम का 1 दिन का काम निकालेंगे। ये तो 100% काम हो गया और ये 20 दिन में पूरा करेगा। अब श्याम का 1 दिन का काम, इस श्याम का 1 दिन का काम क्या होगा, ठीक है, 1 दिन का काम मैं तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/20 के, यही तो होगा 1 दिन का काम, 1/20 ही तो होगा, सॉरी डे नहीं होगा, 1/20 होगा 1 दिन का काम। अब यहाँ पर आ जाते हैं राम पर, यानी कि अब तो श्याम तक बात क्लियर हो गई, अब राम पर आ जाते हैं। राम और श्याम जो मिलकर जो है ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, 60% काम 4 दिन में कर रहे हैं। अब हम राम और श्याम 100% काम कितने दिन में करेंगे, राम और जो श्याम है ये आपके 100% काम कितने दिन में करेंगे वो भी हम निकाल लेते हैं। 100% काम करेंगे बराबर, तो 100% इनका काम जो कितने दिन में होगा आप लिख लीजिए इसके लिए। यहाँ पर होगा आपका 4 गुणा 100/60, यही तो होगा आपका। तो आप इसको जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा आपका, यहाँ पर आप पूरा करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 20/3, यानी कि यहाँ पर ये इसे 20/3 दिनों में पूरा करेंगे। ये बात यहाँ पर आ गई, यानी ये दिन ही था, मैंने गलती से हटा दिया, ये दिन है। अब आगे देखिए ध्यान देना, यहाँ पर ये 20/3 दिन में करेंगे, ये तो 100% काम की बात हो गई। अब यहाँ पर एक दिन में कितना करेंगे काम, यानी 1 दिन का काम इनका कितना होगा वो भी देख लेते हैं। आर एंड एस का 1 दिन का काम क्या होगा, आर एंड एस का 1 दिन का काम, यानी 1 दिन का जो काम है वो कितना होगा, वो 3/20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3/20 हो गया, 3/20 दिन। तो यहाँ पर अब राम द्वारा जो किया गया कार्य है वो हम निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो राम ने काम किया है वो हम यहाँ पर अब निकाल लेते हैं। तो राम के द्वारा जो किया गया काम है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हो गया ये आपका 3/20, यानी संपूर्ण में से इसको घटा देंगे और माइनस 1/20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2/20 आ जाएगा, यानी कि 1/10। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि राम अकेले कार्य पूरा कितने दिन में करेगा, तो राम अकेले कार्य यहाँ पर 10 दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 39 का सी, यानी यहाँ पर राम 10 दिन में अपना काम पूरा करेगा। तो आंसर है आपका सी वाला। 40वां प्रश्न है अब आपका, किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को सिसमेट और नियरर को AENRER लिखा जाता है। तो हम यहाँ पहले बड़े आसान शब्दों में लिख लेते हैं, यानी आपका ये S Y S, ये T और ये E और ये आपका M, ठीक है। और ये क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये S, ये Y, ये S, फिर आगे M, फिर E, फिर ये T। अगला क्या है, अगली आपकी जो है वो भी लिख लेते हैं अलग कलर से। ये आपका लिखा गया है N, ये आपका E, ये A, ये R और ये E और ये R, ठीक है। और इसे फिर किस में बदल दिया गया है, AENRER, ठीक है, ये इसमें बदल दिया गया है। पूछा गया फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है आपका CTION, ठीक है, ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है, ये टर्म जो सबसे पहले ये टर्म है, यानी पीछे से ही देखते हैं, ये यहाँ पर आ गया है इस तरह से, और ये वाला जो है ये यहाँ चला गया है और ये एडिट रहा है। यही यहाँ पर सिमिलरिटी हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला यहाँ पर चला गया है और ये यहाँ पर चला गया है और ये यहाँ पर एडिट रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी यही हो सकता है भाई, यहाँ पर लेटर ही तो समान है, यानी जो वर्ड शब्द है वही तो समान है, हो सकता है यहाँ पर भी वही हो पैटर्न, ठीक है, यहाँ पर भी वही हो सकता है पैटर्न आपका, ये वाला पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न यहाँ वही हो सकता है, यहाँ पर वही आपके वही अल्फ़ाबेट तो समान है आपके, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है। तो आप अब इसको कर लीजिए। आप क्या करेंगे, अब देखिए इनमें ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ पर आपके 7 शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 7 लेटर हैं, जबकि इसको आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके कितने हैं, यहाँ पर आपके 8 लेटर हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर
बीच वाला जो लेटर था यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर बीच वाले लेटर भी आपके चेंज हो जाएंगे। यानी कि चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो एफ है वो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा आपके चौथे नंबर पर। एफ पहुँच जाएगा आपके चौथे नंबर पर, एफ होगा आपका यहाँ पर कहीं। सी आ जाएगा आपका पहले नंबर पर, सी आ जाएगा आपका पहले नंबर पर, यानी सी आ गया आपका पहले नंबर पर। और ये जो है इनके भी क्रम बदल जाएंगे, इसका यहाँ हो जाएगा और इसका इस साइड में हो जाएगा, यानी सी ए आर एफ। सेम वही यहाँ पर चलेगा, यानी एन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टी आपका जो है एन की जगह पहुँच जाएगा, ओ जो है आई के स्थान पे पहुँच जाएगा और ये आई हो जाएगा, यानी कि पूरा सी ए आर एफ एन ओ आई टी, सी ए आर एफ एन ओ आई टी ये वाला होगा। तो 40वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 41वां प्रश्न है अब आपका, यदि आर और एस दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हों और दोनों 5 से विभाज्य हों तो इनमें से कौन सा अनिवार्यतः सही नहीं है। यानी हम ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जो 5 से विभाज्य हों, यानी एक संख्या मान लेते हैं, एक आपकी जो संख्या है 10 हो गई, दूसरी 5 है, दोनों 5 से विभाज्य हैं। पहली कंडीशन चेक करते हैं कि आर माइनस एस 5 से विभाज्य है, यानी 10 माइनस 5 बराबर कितना आया 5, क्या ये 5 से डिवाइड है, हाँ हो रही है, तो ये वाली कंडीशन सही है। अगली कंडीशन है आर प्लस एस 10 से विभाज्य है, आर प्लस एस क्या होगा 10 प्लस 5 और ये 15 आ गया, क्या ये 10 से विभाज्य है, नहीं है, तो ये गलत होगा आपका बी वाला। आर इंटू एस 25 से विभाज्य है, यानी आर इंटू एस क्या होगा, यानी 10 ठीक है इंटू 5 ये कितना हो गया 50, और कहा गया 25 से विभाज्य है, तो 25 से हाँ है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये भी विभाज्य है आपकी, तो ये वाला सी वाला सही है। डी है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 5 से विभाज्य है, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 100, 10 हमने 10 और 5 मान के चले, 10 और 5 मान के चले हैं, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और एस स्क्वायर का मतलब हो गया 25, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 125, ये 5 से विभाज्य है, हाँ ये 5 से ये वाली विभाज्य है आपकी, 25 आ जाएगी, तो यहाँ पर डी वाला भी कथन सही होगा। जो गलत वाला कथन है आपका वो आपका यहाँ पर बी वाला है, तो आंसर है 41 का बी वाला। 42वां प्रश्न है अब आपका, 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यानी यहाँ पर 100 से लेकर 300 के बीच जो 2 से समाप्त होने वाली और 2 पर खत्म स्टार्ट होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 100 से लेकर 199 के बीच जितनी संख्याएं हैं उनको देख लेंगे, उसके बाद 200 से लेकर 299 तक जितनी संख्याएं हैं उनको देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 100 से लेकर 199 तक कौन कौन सी हैं आपकी, 112 है आपकी, इसके बाद कौन सी आ जाएगी, सॉरी 102 है आपकी, 102 है, 112 है आपकी, 122 है आपकी, ठीक है, 132 है आपकी, 142 है, 152 है आपकी, 162 है, 172 है, 182 है और आपकी 192 है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न में कहा गया है उस पर ध्यान देना, 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली, यानी बीच वगैरह में अगर 2 आ रहा है उसको काउंट नहीं करना है आपको, हमें ये पूछा गया है 2 से जो शुरू हो रही है या फिर 2 पे खत्म हो रही है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरी आपकी ये 2 पे खत्म हो रही है तो तीसरी ये है, चौथी आपकी ये है, पांचवी आपकी ये है, छठवीं आपकी ये है, सातवीं आपकी ये है, आठवीं ये है, नौवीं आपकी ये है और 10वीं आपकी ये है। यानी 100 से लेकर 199 तक 10 संख्याएं हैं और 200 से लेकर 299 तक आपकी जो है यहाँ पर आप देखेंगे 100 संख्याएं होती हैं जो कि 2 से स्टार्ट होती हैं। समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 काउंट नहीं करवाया है, ध्यान देना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हमें ये काउंट नहीं करना है कि भाई कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 कितनी बार आएगा, वो यहाँ पे काउंट नहीं करना है उस तरह से। केवल ये पूछा गया है 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली, तो ये तो पूरा 200 से लेकर 299 तक की पूरी संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितनी हो गई 100 हो गई। और 100 से 199 के बीच में ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 2 लगा हुआ है वो कितनी है आपकी, वो हमने यहाँ पे लिख के काउंट कर ली 10 है, तो यहाँ पर टोटल कितनी होगी 100 प्लस 10, यानी कि यहाँ पर 100 से 300 के बीच में आपकी 110 ऐसी संख्याएं हैं जिनके स्टार्टिंग में 2 है या फिर पीछे 2 है। तो यहां पर आंसर होगा 42 का ए वाला। 43वां प्रश्न है अब आपका, यहां पर अंक 1, 2, 3 और 4 को लेकर 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। इन 4 अंकों में से किसी एक की भी किसी भी रीत से पुनरावृत्ति नहीं करनी है, यानी कोई अंक यहां पे रिपीट नहीं होना है।
बोला गया है 2 और 3 एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं हो सकते, यानी 2 या तो 2 के पीछे 3 नहीं आएगा, ना ही 3 के पीछे 2 आएगा, ये बात यहाँ पे बोली गई है। 3 एक के एकदम पीछे नहीं हो सकता, यानी कि जो 3 है ये एक के पीछे एकदम पीछे नहीं आएगा, हो सकता है 3 के बीच एक के बाद 2 या कोई और नंबर हो उसके बाद 3 आ जाए। 4 अंतिम स्थान पर नहीं आएगा, 4 बिल्कुल पीछे नहीं आएगा, बिल्कुल लास्ट वाली पे 4 नहीं आ सकता है, और 1 पहले स्थान पर नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है वो हम बना लेते हैं। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ बोला गया 2 और 3 एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं हो सकते, 2 हम मान लेते हैं सबसे आगे है, ठीक है। 3 इसके एकदम पीछे नहीं हो सकता है, और 4 जो है यहाँ पर अंतिम स्थान पर नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पर 4 अंतिम स्थान पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। बचा क्या, 3 बचा, ठीक है। 3 एक के एकदम पीछे नहीं हो सकता, यानी 3 एक के आगे से हो सकता है, तो एक तो आपका ये बन गया। इसके अलावा भी और भी बन सकते हैं। अगला आपका इस तरह से बन सकता है, आपका 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 1 यहाँ पे आ जाए, 4 यहाँ पर आ जाए और 3 यहाँ पर आ जाए, यानी यहाँ पर एक कंडीशन गई है एक के एकदम पीछे 3 नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 आ रहा है भाई, 4 के पीछे तो 3 आ सकता है, ऑब्वियस सी बात आ सकता है। अगला जो बनना है आपका एक यहाँ पर सीक्वेंस, एक ये भी बनना है आपका, यानी यहाँ पर 4 आगे आ जाए, 3 इसके पीछे आ जाए, ठीक है, बीच में यहाँ पर 1 आ जाए और ये फिर आ जाए 2, एक आपका ये सीक्वेंस बन रहा है इस तरह से। ये भी बन सकता है नहीं बन सकता है, बन सकता है। अगला एक यहाँ पे प्रकार आप 3 से कर लीजिए स्टार्टिंग। 3 जो है आपका, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 कहीं भी पीछे नहीं गया है, जो कंडीशन दी हुई है 4 अंतिम स्थान पर नहीं है, और ना ही 1 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं भली बात। अब 3 से कर देते हैं स्टार्टिंग, तो 3 से क्या है, 3 के बाद 4 आ सकता है, ठीक है। 2 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। इसी तरह से यहाँ पे फिर से इसको रिवर्स हम कर सकते हैं, 3 4 1 2। एक अगला यहाँ पर हम कर सकते हैं, अंक बना सकते हैं 3 1 4 2। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 6 डिजिट हम ऐसे करके 6 जो 4 अंकों को लेकर हम यहाँ पर 6 पृथक संख्याएं बना सकते हैं। 1 2 3, ये 4 है आपकी, ये आपकी 5वीं है और ये आपकी 6वीं। इससे ज़्यादा संख्याएं इस कंडीशन के हिसाब से नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 43 का ए, यानी ये जो पॉसिबिलिटीज थी जितनी संख्याएं बन सकती थी इस कंडीशन को देखते हुए वो मैंने यहाँ पे बना दी हैं, और ये आपकी संख्या आएगी 6 संख्याएं। तो यहाँ पर आंसर होगा 43 का ए वाला। 44वां प्रश्न है अब आपका, एक बेलनाकार ओवरहेड टंकी को जिसकी त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, 5.5 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली किसी भूमिगत टंकी के जल से भरा जाना है। यानी कि भूमिगत टंकी के जल से इसको ओवरहेड टैंक को, यानी टैंक यानी जो आपका जो बेलनाकार टंकी है ये वाली इस तरह से सिलेंडर के रूप में टंकी है, ऊपर की तरफ है, ओवरहेड टैंक छत पे रखी हुई है, ठीक है। ये इस तरह से टंकी है आपकी, बोला गया है ये इस तरह से टंकी है, और एक भूमिगत जल में एक टैंक है। ये टैंक कैसा है आपका भाई, यानी ये टंकी है अंदर एक बेलना का, सॉरी ये टंकी जो है आपकी किस तरह की है ये, यानी घनाकार टंकी है। तो यहाँ पर बोला गया है माप दी हुई है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आपका अंडरग्राउंड टैंक, यानी आपका इसका वॉल्यूम ऑफ जो अंडरग्राउंड आपका टैंक है उसका वॉल्यूम हम पहले लिख लेते हैं। टैंक कितना है आपका दिया हुआ है आपको 5.5 गुणा 4 गुणा, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने यहाँ, प्लस मैंने गलत लगा दिया, प्लस नहीं लगाना था यहाँ पे 4, यानी आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है क्यूब को निकालने का उसका होता है L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है एरिया निकालने का, क्यूब का एरिया निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ वही मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5.5 गुणा 4 गुणा 6, इसको मल्टीप्लाई जब हमने कर दिया तो इसके उपरांत हमें प्राप्त होगा 132 मीटर क्यूब, यानी कि आपका जो भूमिगत टैंक है उसमें 132 मीटर क्यूब पानी भरा हुआ है, ये हमारे पास पता चल गई। ओवरहेड टैंक को पानी से भर देना है, ओवरहेड टैंक को पूरा भर देने के बाद भूमिगत टंकी का कितना भाग पानी से भरा है ये पूछा है यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी त्रिज्या बताई गई है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये इसकी जो त्रिज्या है ये बताई गई है यहाँ पर 2 मीटर है, और इसकी जो हाइट है यहाँ पर ये वाली जो हाइट दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये बताई गई है 7 मीटर, ये बात हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आपकी जो ओवरहेड टैंकी है और आपको सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इसको निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो 9th-10th में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया आपका, पाई r स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला इसका, पाई r स्क्वायर
एच होता है, ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले ही। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर कितना दिया हुआ है, यानी आर का मतलब त्रिज्या 2 मीटर दी हुई है, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 7 है आपका, 7 से ये 7 कट गया, कितना हुआ यहाँ पे 22 गुणा 2 2 4 हो गया, कितना हो गया ये आपका हो गया 88 मीटर क्यूब। ठीक है, ये यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आपका मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए यहां पर हमने जो है जो भूमिगत टंकी है इसका जल जो है इसमें भर दिया, किसमें, ऊपर वाली ओवरहेड टैंक में। तो पूछा गया अब इसमें कितना बचा, आपके भूमिगत टैंक में कितना बचा। अब इसका तो वॉल्यूम पता चल गया हमें कितना है, इसका 88 है, और इसका वॉल्यूम हमारे पास पता है 132 मीटर क्यूब है, ये बात हमारे पास ज्ञात है हमें। तो अब इसमें कितना बचा ये पूछा गया है। तो अब आप क्या करेंगे, 132 में से जब आप 88 निकाल देंगे, ठीक है, घटा देंगे, तो कितना पानी रह जाएगा इसमें, यानी कि यहां पर इसको जब घटाइए ये आपका रह जाएगा 44 मीटर। इतना पानी इसमें रह गया शेष, यानी इसमें नीचे की तरफ कितना रह गया पानी शेष, 44 मीटर क्यूब पानी रह गया। अब जो बात बोली गई है उस बात को आप ध्यान देना, ओवरहेड टैंकी को पूरा भर देने के बाद भूमिगत टंकी का कितना भाग पानी से भरा है ये पूछा गया है, और ये आपके रेशियो में पूछा गया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण टंकी का आयतन कितना था यहाँ पर, यानी पूरी जो टंकी है जो आपकी भूमिगत टंकी है इसका आयतन पूरा कितना आया, इसका पूरा आयतन आपको 132 है, इसका पूरा आयतन आपका 132 ही तो है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी आप निकालेंगे अभीष्ट भाग बराबर अभीष्ट, यानी जो टंकी है भूमिगत टंकी इसका अभीष्ट भाग बराबर कितना हो गया, इसका पूरा पानी हमने 88 मीटर क्यूब पानी ऊपर भेज देने के बाद इसमें पानी कितना रह गया 44 रह गया, 44 मीटर क्यूब। और नीचे इसका पूरा टोटल आयतन कितना है आपका, टोटल वॉल्यूम निकाली 132 है। जब आप इसको इससे काट देंगे तो काटने के उपरांत जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी 1/3, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब भूमिगत टंकी का 1/3 भाग पानी से भरा है। तो यहां पर 44 में का आंसर होगा आपका ए वाला। 45वां प्रश्न है अब आपका, ए और बी पैदल चलते हुए एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाते हैं। वे दोनों प्रातः 8 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चाल क्रम से 2 चक्कर प्रति घंटा और 3 चक्कर प्रति घंटा है। प्रातः 8 बजे के बाद और प्रातः 9:30 बजे से पूर्व वे कितनी बार एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे। यहाँ पर हमें जो ए की चाल बताई गई है कितनी है, यानी ए की जो चाल है वो बताई गई है 2 राउंड पर आवर। ये लिख लेते हैं हम, यहाँ पर ए की चाल कितनी है 2 राउंड पर आवर है, और बी की कितनी है आपकी, बी की बताई गई है 3 राउंड आपकी जो है ये पर आवर है। ये बात हमें यहाँ इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ है आपका पूरा, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है, और ये दोनों व्यक्ति कोई यहाँ से इस बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं विपरीत दिशाओं में, यानी कि ये ए इस तरफ कर रहा है आपका और बी आपका इस तरफ कर रहा है, ये बात बोली गई, ए इस तरफ और बी इस तरफ। तो ये पूछा गया है कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये 8 बजे से लेकर, ठीक है, कब तक 9:30 के बीच में ये अपनी जो 2 राउंड पर चक्कर आपका ए लगा रहा है, इस स्पीड से लगा रहा है, बी 3 राउंड पर आवर के हिसाब से अपना चक्कर लगा रहा है, तो ये कितनी बार आमने सामने आएंगे, ये बात यहाँ पर पूछी गई है कि 8 बजे से लेकर 9:30 के बीच ये कितनी बार आमने सामने इनका होगा, ये बात पूछी गई है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या है, ये पूरा जो परिधि है ये क्या है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो हम अपनी ओर से मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया जो वृत्त की परिधि है वो आपकी 120 मीटर है, ये अपनी ओर से हमने कंसीडर कर लिया। इसलिए कर लिया ताकि निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और 120 वैल्यू इसलिए ली क्योंकि ये दोनों से आराम से कट जाएगी। हम कोई और भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पे 120 ले ली है, ये हमने मतलब मान लिया है, कोई हमने यहाँ पे कन्फर्म नहीं है वैल्यू। तो देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ए जो है 2 राउंड पर आवर लगा रहा है, 2 राउंड पर आवर लगा रहा है, तो ये इसका अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 120 मीटर जो है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 120 अपॉन 1 घंटे में कितना हो गया 60 हो गया ये। तो ये कितना निकल कर आया, यानी कि ये इसकी जो स्पीड निकल कर आई वो आएगी 4 मीटर प्रति मिनट, यानी 4 मीटर प्रति मिनट, यानी कि ए जो है 1 मिनट में 4 मीटर प्रति मिनट की स्पीड कवर कर रहा है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे बी की निकाल लेते हैं, बी की कितनी है 3 है यहाँ पर, तो 3 यानी कि भाई पूरा रेडियस पूरा ये पूरा जो आपका है पूरा वृत्तीय परिधि तो घूमेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ए जो है अपना चक्कर पूरा परिधि तो घूमेगा ये पूरा ऐसे करके। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर निकाल लेते हैं बी की, तो बी का कितना होगा 3
गुणा 120। अब यहाँ पर अपॉन 60 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 घंटा बराबर 60 मिनट होती है, हमें ये पता है। तो यहाँ पर कितना आया वैल्यू, आप इसको निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ, ये आपका आ गया 20, ठीक है, और ये आपका आ गया यहाँ पर आ गया, यानी कि जब इसका इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6, यानी 6 मीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में जो ए की चाल है वो 4 मीटर प्रति मिनट है, और बी की चाल कितनी है यहाँ पर 6 मिनट पर मिनट है। ये आपके सामने यहाँ पर ये निकल कर आ गया। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों क्या है, यहाँ पर एक पथ जो है इनका जो है, यानी वृत्ताकार पथ है, ये नियत है, यानी वृत्ताकार जो पथ है वो इनका नियत है, और एक नियत पथ पर ये घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या आएगी, ये रिलेटिव स्पीड बोली जाएगी। यानी रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव स्पीड होगी ये, यानी जब हमारे पास जो हमारा जो पथ है वो क्या है, दोनों जो है एक गति से दौड़ रहे हैं और एक ही पथ पर दौड़ रहे हैं, जिसकी लंबाई जो है यहाँ पर इसकी लेंथ है वो समान है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड के में यहाँ पर दोनों की स्पीडें यहाँ पर जुड़ जाएंगी, यानी ए की भी जुड़ जाएगी और बी की भी जुड़ जाएगी। तो ए की कितनी है आपकी 4 है, बी की कितनी है 6 है, तो कितना हो गया यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर मिनट हो गई, 10 मीटर पर मिनट हो गई है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये कब मिलेंगे, यानी ये तो मिलाकर हो गई। अब ये फर्स्ट टाइम ये इनकी जो है मुलाकात भेंट कब होगी वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम कब होगा, यानी कि यहाँ पर पूरा पथ कितना है, वृत्त की परिधि कितनी 120 मीटर है, तो 120 अपॉन 10। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें पता चल गया कि पहली बार ये क्या है 12 मिनट पर मिलेंगे, फर्स्ट टाइम ये 12 मिनट पर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ध्यान देना, हमें से ये पूछा गया है, हमसे जो पूछी गई है बात वो हम यहाँ पर निकालेंगे। वो बात पूछी गई है कि ये 8 बजे से लेकर और जो 9:30 का समय है इसमें कितनी बार आमने सामने आएंगे, 9:30 का समय है, इसमें कितनी बार आमने सामने आएंगे। तो आप जानते हैं 8 से लेकर 9:30 तक के समय में कितना 90 मिनट हो गए, यहाँ पर 90 मिनट हो गए कि नहीं हो गए। अब इसमें इसका भाग दे दीजिए, यानी फर्स्ट टाइम ये 12 मिनट पर मिल रहे हैं तो 12 का इसमें भाग दे दीजिए, तो ये वैल्यू आपको जो 7.5 में मिलेगी। तो हम दशमलव वाला पोर्शन हटा देंगे कि 7 ले लेंगे, यानी कि 8 बजे से लेकर ये 9:30 के बीच 90 मिनट में ये 7 बार आमने सामने आएंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 45 का ए वाला। 46 है आपका 46वां प्रश्न है अब आपका। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी एक कक्षा है आपकी कितने की है 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी संख्या में हैं। कमल एक लड़का का रैंक ऊपर से 17वां है। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं। यहाँ पे बताया गया है कि टोटल जो संख्या है, टोटल कितने हैं 60 हैं, और लड़कियों की संख्या क्या है लड़कों की दुगनी है। यानी भाई मान लेते हैं लड़के यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं आपके 20 हैं, तो लड़कियाँ कितनी हो गई यहाँ पर, बॉयज़ यहाँ पर 20 हैं तो लड़कियाँ हो गई, ऑब्वियसली बात है जो गर्ल्स हैं आपकी 40 हो जाएंगी, यानी डबल हो गई कि नहीं हो गई, 20 का दुगना 40 हो गया। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे बोला गया है, जो बात बोली गई है वो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन पे। कमल एक लड़का है, इसका रैंक ऊपर से 17वां है, यानी कि कमल ये आपकी हम मान लेते हैं आपकी एक लाइन है इस तरह से, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये आपकी इस तरह से एक लाइन आ रही है। तो बोला गया है कमल जो है यहाँ से, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है। कमल बोला गया कि यहाँ 17वें स्थान पर है, यहाँ पर 17th है आपका, ठीक है, ये कमल है आपका, ठीक है, यहाँ तक। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, यानी कि कमल से पहले यहाँ कहीं आपकी कितनी लड़कियां हैं 9 गर्ल्स हैं, ये बात बोली गई है इसमें कि यहाँ 9 गर्ल्स हैं, तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं। अब देखिए ध्यान देना, लड़कों की टोटल संख्या कितनी है 20 है, लड़कों की टोटल संख्या कितनी है 20 है। अब यहाँ पर कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 16 होंगे, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल स्टूडेंट कितने होंगे यहाँ तक 16, और 17वां कमल है, तो 16 में से जब आप 9 घटाएंगे तो कितना बचा यहाँ पर, 16 में से 9 घटाने पर आपको 7 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर बॉय कितने हैं 7 बॉयज़ हैं, ठीक है। कमल को और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 हो जाएंगे कमल तक। अब इस साइड में कितने बचे, टोटल बॉयज़ कितने हैं आपके 20 हैं, तो 20 में से जब आप 8 को घटाएंगे तो कितना रह जाएंगे 12, तो यानी कहने का मतलब क्या, कमल के बाद यहाँ पर आपके 12 लड़के शेष हैं, 12 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 46 का आपका बी वाला, यानी कि 12।
47वां प्रश्न है अब आपका। W किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिनों में करता है, X उस कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है, Y उस कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में करता है और Z उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में करता है। तो कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? तो देखिए, हम हमेशा जब वर्क लेके चलते हैं तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क जो है आपका, अगर परसेंटेज में हमने माना है तो हम क्या लेके चलते हैं? 100%। समझ रहे होंगे आप। अगर हम टोटल वर्क को अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो फ्रैक्शन में हमेशा इसको 1 लेकर चलते हैं। यानी अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में हमेशा हम वर्क को पूरा 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज में लेके चल रहे हैं तो परसेंटेज से ही हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि परसेंटेज में 100% वर्क है और कितने कितने परसेंट पूरा किया है। तो सबसे पहले W से स्टार्टिंग होती है। जो W है, तो W ने बोला है यहाँ पर ये किसी कार्य के 25% भाग, तो किसी कार्य का 25% क्या होगा? 25/100 यानी कि 1/4 हो गया ये, यानी कि 1/4 भाग। तो ये बोला गया कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। W जो है आपका किसी काम का यानी 100% का 1/4 30 दिन में करता है। अब ये 1/4 30 दिन में करता है तो ऑब्वियस सी बात है पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? यानी इसका इसमें आप कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया आपका? 120 दिन, यानी 120 डेज में ये पूरा करेगा। ठीक है, आगे है अब आपका, आगे बोला गया X उस कार्य के 1/4 भाग को। तो यहाँ पर X के बारे में बोला गया है। X जो है 1/4 भाग, देखिए यहाँ भी वही बोला गया है, 1/4 है आपका और ये कितना बताया गया है? ये 10 दिन में करता है। ठीक है, 1/4 भाग, 1/4 यानी वही 25% हो गया। बस ये शब्दों का खेल है। 25% का मतलब ही वही होता है, 100% का 1/4 ही होता है। तो यहाँ पर इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 का 4 में करेंगे तो ये आ गया आपके 40 दिन, 40 डेज। समझ रहे होंगे यहाँ तक। आगे बोला गया बाई के बारे में कि बाई उस कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में करता है। तो बाई कितना? 40% भाग। तो यहाँ पर बाई का 40%, 40/100 कर लीजिए आप, इससे ये कट गया। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4, ये 5, यानी कि 2/5। ये कितने, यानी कि किसी कार्य का 2/5 ये कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है आपका यानी 40 दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। तो ये यहाँ पे चला गया आपका और इससे ये कट जाएगा आपका। कितना हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये 20 रह गया और ये इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो गया? 100 डेज। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बाई है, बाई पूरा काम जो है आपका 100 दिन में करेगा, 100 दिन में पूरा करेगा। जेड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जेड के बारे में बोला गया है, जेड उस कार्य के 1/3 भाग को, यानी कि जेड जो है कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 13 दिन में कर रहा है। तो आप कर लीजिए इसका गुणा इसमें, तो कितना हो गया? जेड कितने दिन में कर रहा है? 39 डेज में कर रहा है। अब पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करता है? 120 दिन वाला करता है, 40 वाला करता है, या 100 वाला करता है, या 39 वाला करता है? तो यहाँ पर जेड करता है सबसे पहले। तो यहाँ आंसर होगा 47 का डी, यानी कि जेड। 48वां प्रश्न है अब आपका। यहाँ पर 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 रुपये प्रतिमास है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देना, जो 5 पर्सन है आपके, 5 पर्सन है, इनकी एवरेज इनकम जो है मंथली, एवरेज इनकम वो कितनी है आपकी? बताई गई है यहाँ पर, लिख लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि यहाँ पर इनकी अगर मंथली इनकम देख लें तो मंथली इनकम क्या होगी? 5% की जो मंथली इनकम, ये तो एवरेज इनकम हो गई। मंथली इनकम क्या होगी? 5% की आपकी मंथली इनकम। तो मंथली आपकी जो इनकम होगी इनकी, वो होगी 10,000 गुणा 5, यानी कि ये क्या है? 50,000 रुपये महीने, पर मंथ। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये तो एवरेज इनकम दी हुई थी 10,000। अब तो इनकी 5% है, तो 5% का हमने मंथली इनकम निकाल ली। मंथली कितनी होगी? यानी इसमें गुणा कर देंगे तो पूरा मिला के होगी 50,000 रुपये महीने होगी 5% की। ठीक है, एवरेज से हमने नॉर्मल इनकम बना ली। अब देखिए यहाँ पर जो बात बोली गई है उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी? यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति की आय में 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि प्रति वर्ष की जो ईयरली जो बढ़ोतरी हुई है किसी एक व्यक्ति, सब में नहीं हुई है, ईयरली जो ग्रोथ हुई है कितनी हुई है?
1,20,000 की। ठीक है, यहाँ पर पूरा हो गया आपका, यानी कि ये हो गया पूरा 1,20,000 हो गए। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,20,000 हो गए। तो ये आपकी ईयरली, यानी कि एक पर्सन की, एक सिंगल पर्सन की बोली गई है। एक पर्सन की ईयरली में कितनी वृद्धि हो गई? 1,20,000 की। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन की मंथली कितनी हो गई होगी भाई? ये तो ईयरली हो गई, तो हम मंथली इसकी निकाल लेते हैं। तो मंथली कितना हो गया? मंथली ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कितना हो गया होगा? यहाँ पर 1,000 रुपये, यानी कि ये एक पर्सन की मंथली अगर हम देखें यहाँ पर, तो मंथली ग्रोथ कितनी हो गई यहाँ पर? 10,000 रुपये हो गई भाई। 10,000 का जब गुणा 12 में करते हैं तभी तो 1,20,000 होगा। तो एक पर्सन की मंथली ग्रोथ कितनी हुई? 10,000 रुपये हुई। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपके माइंड में? हो गई होगी क्लियर। अब जो बढ़ी हुई इनकम है, यानी एक पर्सन की जो इनकम महीने पे 10,000 रुपये बढ़ गई है, अब वो इसमें लगा के चलते हैं हम। तो अब जो नई इनकम है, यानी अब नाउ जो अभी आपकी प्रेजेंट की है, यानी कि नई आपकी जो इनकम है वो हम लेके चलते हैं नाउ। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, अब जो है 5 व्यक्तियों की कुल आय कितनी होगी? 5% मंथली इनकम। 5% जो मंथली इनकी इनकम है, ठीक है, वो कितनी होगी यहाँ पर? अब देखिए, यहाँ पर 50,000 रुपये पहले होती थी। अब यहाँ पर चूंकि एक व्यक्ति की जो है सालाना 1,20,000 रुपये बढ़ गए हैं, यानी कि मंथली कितने बढ़ गए? 10,000 बढ़ गए। तो यहाँ पर कितना हो गया? 10,000 और इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? अब ये आपका 60,000 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी 1, 2, 3, 4, ठीक है, 60,000 हो गया ये। अब यहाँ पर ये पूछा गया है एवरेज इनकम, 5% की एवरेज इनकम अब क्या होगी? तो यहाँ पर 5% की एवरेज इनकम के लिए क्या करेंगे आप? इसमें 5 का भाग दे देंगे एवरेज इनकम। तो यहाँ पर 60,000 4 भागित 5, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी निकल कर आएगी? ये 12,000 आ जाएगी। ठीक है, 12,000 पर कैंडिडेट एवरेज इनकम हो गई आपकी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए, यानी कि उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय अब क्या है? 12,000 रुपये होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा 48 का ए वाला। 49वां प्रश्न है अब आपका, किसी दौड़ में एक प्रतियोगी को 6 सेब एकत्र करने हैं। ये सेब एक सरल रेखा में किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं और ट्रैक के प्रारंभ में बाल्टी रखी गई है, जो कि दौड़ का प्रारंभ बिंदु है। खेल के नियमानुसार प्रतियोगी एक बार में केवल एक सेब उठा सकता है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डाल सकता है। बाल्टी से पहले सेब की दूरी 5 मीटर है तथा बाकी सेब 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। यानी कि बाल्टी से जो पहले वाला सेब उसकी दूरी कितनी है? 5 मीटर है और बाकी सेब 3-3 मीटर की दूरी पर है। यदि प्रतियोगी को बाल्टी में सभी सेब डालने हों तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी जो है दौड़कर तय करनी होगी? देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बार बार जो बात रिपीट करता हूँ, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो यकीन मानिए आपने प्रश्न जो है 80% सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर जैसे हम लोग टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह में देखते हैं, प्रतियोगिता होती है कि भाई आपको सेब रखें एक लाइन में, आपको उठा कर लाने हैं। ठीक है, एक बार में एक सेब उठा कर लाएंगे, फिर बाल्टी में डाल के जाएंगे, फिर से आप भाग कर जाएंगे। तो वही प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ये कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ठीक है, ध्यान देना। और ये यहाँ पर आपका पहला सेब रखा हुआ है, इनका पहला सेब है। यहाँ पर आपका दूसरा सेब रखा हुआ है, ये तीसरा सेब रखा हुआ है, ये आपका चौथा सेब रखा है, ये आपका 5वां रखा है यहाँ पर, और ये आपका 6वां रखा है। बाद बाकी में जो है लाइन वो मैं इरेज कर देता हूँ, तो पूरी मिट गई। तो ये यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से लाइन हो जाएगी, ठीक है। और इनके जो सेब रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? ये 3-3 मीटर है, 3 है, 3m, ठीक है, ये समझ गए होंगे, ये 3-3 मीटर है। यहाँ पर एक बाल्टी और रखी है, यहाँ कहीं एक बाल्टी बकेट रखी है जिसमें ये सेब उठा कर डालने हैं। तो यहां से लेकर, बाल्टी से लेकर पहले सेब की जो दूरी है ये 5 मीटर है। अब कंडीशन ये दी हुई है कि जो भी यहां पर प्रतियोगी है वो क्या करेगा? एक बार में एक सेब उठाकर लाएगा और एक सेब उठाकर लाने के उपरांत क्या करेगा? यहां पर उस सेब को, यहां पर यानी एक सेब ये उठाकर लाया, यहां तक गया, मान लीजिए एक सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी यहाँ पे प्रतियोगी है उसने पहला सेब उठाया, तो पहले सेब उठाने के लिए कितनी दूरी तय की उसने? 5 मीटर की दूरी तय की। 5 मीटर की एक तरफ से दूरी तय करी। अब फिर से लौट कर आया तो कितनी दूरी हो गई? फिर से 5 मीटर हो गई। यानी ये कितना बन गया? 10 बन गया? नहीं बन गया?
सेम यही पैटर्न उसे आगे तक फॉलो करना है। यानी मान लीजिए आप सेकंड के पास गया ये, तो सेकंड तक की दूरी कितनी होगी इसकी, यानी आप जोड़ लीजिए 5 और 3 8, 8 एक तरफ से हो गई 8 मीटर, और 8 मीटर ही रिटर्न हो गया, यानी 8 यहां से लेकर यहां तक ये गया। ठीक है, ये कितनी होगी 5 और 3 8 हो गई, और 8 ही इसका रिटर्न हो गया। ठीक है, ये आप देख पाए कितना हो गया 16 हो गया। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे करते करते ये यहां तक फाइनली यहां तक जाएगा। एक तो तरीका है, ये सिंपल मेथड है, जैसे मैंने ये जोड़ जोड़कर आपको बता रहा हूं, इस तरह से आप निकाल लीजिए। एक तो ये मेथड है, लेकिन आप अगर इस मेथड से निकालेंगे तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, अब इसका कोई सिंपल उपाय तो होगा, ये आपके मन में आ रहा होगा सिंपल उपाय भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं जो पहला सेव है वो कितने पर रखा है, 10 पर रखा है, दूसरा 16 पर रखा है। आगे भी ये क्रम अगर आप आगे बढ़ें तो आगे भी ये क्रम में 6 का ही अंतर आ रहा है, यानी आगे अगर आप क्रम बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर आपका 11 आ जाएगा, यानी 5, यहां अगला क्रम यहां से हम अगले सेव तक जाएं। ठीक है, ये तो सेकंड वाले के यहां थर्ड तक जाएं तो 5 3 8 और 3 11, यानी 11 मीटर प्लस 11 मीटर रिटर्न हो गया, यानी 11 मीटर ये गया और 11 मीटर ही ये वापस आया, तो ये कितना हो गया 22। यानी आप देख रहे हैं इन सब के बीच 6 का डिफरेंस है, यानी कि यहां पर एपी सीरीज बन रही है। ठीक है, यानी कि समानांतर सीरीज जो होती है, और हमें यहां पर एन जो है, यानी कि एन बराबर क्या है, संख्या ज्ञात है, एन बराबर 6 नंबर है, और हमें इनका सम निकालना है। तो आप क्या करेंगे यहां पर, यानी कि जो एपी सीरीज होती है उसका फॉर्मूला जो होता है, तो यहां पर पहला वाला आपका जो है वो कितना है, ए बराबर 10 हो गया। डिफरेंस कितना है इनके बीच में, आप देख रहे हैं 6 का डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या होता है, अब आप लिख लीजिए एस एन बराबर जो सीरीज है आपका, जो सीरीज आपकी बन रही है वो सीरीज क्या बन रही है, n/2, यानी अर्थमेटिक एपी सीरीज बन रही है, और जिसमें हमें n नंबरों की संख्या ज्ञात है, तो हमें इसका योग निकालना है। n/2 2a प्लस n, सॉरी यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर गलत नहीं बोला है, सही बोला है, n-1 इंटू डी, सॉरी को गलत बोला मैंने वर्ड को, तो ये मैंने बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पर n कितना है आपका 6 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 6/2। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो आपका जो है वो कितना है, वो आपका a है 2 इंटू 10, आगे प्लस n कितना है 6 माइनस 1, d कितना है यहाँ पर डिफरेंस 6 का डिफरेंस है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर कितना बचा 10 और 2 20, यहाँ पर 5 रह गया, यानी कि ये जो वैल्यू थी इसमें से घटाया 5 रह गया, 5 का इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 6, इस तरह से आ जाएगा। आगे इसको जब चलेंगे 3 20 प्लस 30, आगे जब इसको हल करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 20 और 30 50, और 50 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, यानी 3 गुणा 50, यहाँ पर आ जाएगा आपका 150। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को अंतिम सेव उठाने तक यहाँ पर 150 मीटर की दूरी तय करनी होगी, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। तो आपका एक तो सेकंड मेथड आपका फॉर्मूला वाला मेथड है, पहला मेथड आपका यही है सिंपल मेथड जो है, यानी कि हम यहाँ पे 1 बाई 1 करके डायग्राम ड्रॉ कर लें, और जैसे मैंने कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, पहली बार में हम कितना चले 5 मीटर चले, 5 मीटर यहाँ तक चल कर गए और 5 मीटर रिटर्न आए। सेकंड टाइम कितना चले 5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 3-3 मीटर की डिफरेंस पर है, पहला से 3 पहले के बाद 3 मीटर की डिफरेंस पर, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 मीटर चल कर गए, 8 मीटर वापस आए, 16 हो गया। तो एक दूसरा तरीका आपका ये है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा, वरना एग्जाम में 3 से 4 मिनट बड़े आराम से लग जाएंगे, क्योंकि भारी भरकम सवाल है ये। तो यहाँ पर 49वें का आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि 150 मीटर। 50वां प्रश्न है अब आपका, तीरंदाजी की एक किसी वृत्ताकार प्लेट को, इसका व्यास 1 मीटर है, अंदर से बाहर की ओर 4 रंगों में लाल नीला पीला और सफ़ेद रंगा गया है। लाल बैंड की त्रिज्या 0.20 मीटर है, बाकी बैंडों की चौड़ाई एक समान है। इस वृत्ताकार प्लेट यानी टारगेट की ओर तीरंदाजों द्वारा तीर चलाए जाने पर तीरों के टारगेट के लाल हिस्से में लगने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए अभी हाल में ही ओलंपिक आपके समाप्त हुए हैं, तो आपने देखा होगा टारगेट कुछ इस तरह से तो होती है टारगेट प्लेट, यानी कि ये आपका पूरा गोला होता है, इसमें एक बीच वाला एक आपका अलग रंग का होता है, इस तरह से रंगा हुआ। तो यहाँ पे बोला गया बीच वाला जो पोर्शन है वो लाल रंग का है, और बाहर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो अलग अलग रंगों के यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, लाल, उसके बाद फिर नीला ऐसे करके आएगा यहाँ पे, ठीक है, मैं रंगूंगा नहीं, उसके बाद क्या पीला आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सफ़ेद आ जाएगा। ठीक है, यानी ये लाल हो गया, ये नीला पीला, ये सफ़ेद हो गया, और ऐसे करके आपकी त्रिज्या ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इसका पूरा जो
व्यास बताया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, d बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। ध्यान देना ये व्यास है। त्रिज्या कितनी होती है इसकी, r बराबर हो गया आपका d/2। ये व्यास है तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो यानी यहाँ पर हो गया 0.50 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पर लाल बैंड की त्रिज्या भी बताई गई है, यानी जो रेड बैंड है आपकी, रेड बैंड की त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंगित कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो आपका रेड बैंड की जो त्रिज्या यहाँ से ये वाली त्रिज्या बताई गई, ये वाली, ये कितनी है, रेड बैंड की जो त्रिज्या दी हुई है रेड की, ठीक है, ये त्रिज्या बताई गई है रेड वाली की 0.20 मीटर। ध्यान देना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बड़ा सिंपल है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी आपकी। प्रोबेबिलिटी बराबर, तो हमें लाल की प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड अपॉन एरिया ऑफ टोटल, टोटल किसका, पूरी वृत्ताकार प्लेट का, एरिया ऑफ टोटल। आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखिए आप लोग वृत्त का जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी वृत्त का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr² होता है या नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला पुट कर लीजिए, तो पाई, अब देखिए यहाँ पर रेड बैंड की त्रिज्या कितनी है, 0.20 मीटर है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, 0.20 का होल स्क्वायर हो गया ये। इसी तरह से नीचे पूरी आपकी जो प्लेट है डिस्क है उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.50 है, तो 0.50 का हो गया स्क्वायर, इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये आप करोगे इसे सॉल्व, 0.20 अपॉन 0.50 इंटू 0.50, दशमलव से ये दशमलव कट गया, दशमलव से ये दशमलव कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, ये कितना आ गया, 4/25 आया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा 0.16। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, यानी कि प्रायिकता कितनी होगी, 0.16। तो आंसर है आपका यहाँ पर 50 का सी वाला। 51वां प्रश्न है अब आपका, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नकद भुगतान के लिए कितना 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% लाभ होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 रुपये है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए दुकानदार जो डिस्काउंट आपको देता है वो किस पर देता है, यानी जो दुकानदार है वो डिस्काउंट हमेशा जो मार्क्ड प्राइस होता है यानी अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य पर आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट के लिए जो अंकित मूल्य है वो क्या हो गया, इसका बेस प्राइस बन गया, वो इसका बेस बन गया। ठीक उसी तरह से दुकानदार अपने प्रॉफिट की गणना कैसे करते हैं, दुकानदार अपने प्रॉफिट की गणना जो करते हैं वो कॉस्ट प्राइस से करते हैं, यानी जिस लागत पर वो वस्तु खरीद कर लाए हैं या जिस लागत पर उनकी वस्तु बनी है उससे ज़्यादा जो कीमत इन्हें प्राप्त होगी तो वो क्या हो जाएगा, इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमेशा ये कॉस्ट प्राइस पर क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट की गणना करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के लिए बेस बन जाएगा, समझ लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर जो बात बोली गई है, यहाँ पर ये बात बोली गई है कि एक तरफ आपका CP है, कॉस्ट प्राइस है, और एक तरफ आपका क्या है, मार्क्ड प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य है। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। दोनों क्या है अभी 100% है ये भी, और ये भी आपका जो है 100% है। अब यहाँ पर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि भाई मान लीजिए उसने, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। नकद भुगतान करने पर इसने इसमें कितनी छूट दे दी, 10% की यहाँ पर रियायत दे दी। तो यहाँ पर कितना रह गया, ये 90% हो गया ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, छूट देने के उपरांत भी इसे क्या 10% लाभ हो जाता है। तो दोनों चीज़ें सेल ही तो हुई हैं ये, तो यहाँ पर इसको क्या लाभ हो जाता है। तो ये कितना लाभ हुआ, 110% का लाभ हो गया प्रॉफिट पर इसके। तो ये क्या है यहाँ पर, यानी सेलिंग प्राइस आप देखेंगे इसका, जो सेलिंग प्राइस है इसका वो कितना हो गया, यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस पर इसको 10% का लाभ हुआ, तो यानी 110% हो गया। और मार्क्ड प्राइस पर इसने क्या है 100% मार्क प्राइस था, उस पर ये बेचा, तो यहाँ पर 90% पर ये बेचा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर ये इससे ये वाला ये साइन कट गया, प्रस्तुत वाला 0 से ये 0 कट गया, यानी कि ये 11 और 9 का रेशियो यहाँ पर आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये है ये 11 CP है आपका, ये आपका 11 CP और ये आपका 9 MP है या नहीं है। अब देखिए इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो आपका बड़ा सिंपल है, रेशियो कितना हो जाएगा, CP जो है आपका वो कितना हो जाएगा, CP अनुपात
एमपी जो होगा आपका, ये आपका बन जाएगा आपका 9:11। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 11 पार्ट जो यहाँ पर सीपी की जो सीपी का यहाँ पे 9 पार्ट दिया हुआ है और एमपी का 11 पार्ट दिया हुआ है। अब ध्यान देना, उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 रुपये है, यानी कि जो एमपी है, मार्क्ड प्राइस है, जो 11 पार्ट इसके दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू हमें बताई गई है 770 रुपये। ध्यान देना, 11 पार्ट की वैल्यू क्या बताई गई है हमें, 770 रुपये बताई गई है। रेशियो में हमेशा ये रुपए नहीं है बल्कि पार्ट है, तो यहाँ पर ये 11 पार्ट की जो एमपी वाली वैल्यू हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 770 दी हुई है, 770। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एक पार्ट की जो वैल्यू है ये आप निकाल लीजिए, कितना हुआ 770/11, तो 11 7 77 और यहाँ 0, यानी एक पार्ट की वैल्यू आपकी हो गई 70। तो उसी तरह से सीपी आप काउंट कर लीजिए, सीपी कितना है, 9 पार्ट के बराबर है आपका यहाँ पर, तो सीपी बराबर क्या हो गया, सीपी बराबर 9 × 70, यहाँ पर क्या हो गया सीपी, यानी कि यहाँ पर ये हो गया 630 रुपये, यानी सीपी जो है आपकी, सीपी की जो वैल्यू है 630 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर आंसर होगा 51 में का आपका सी वाला। 52वां प्रश्न है अब आपका, ए ने अंगूर और अनानास खाए, बी ने अंगूर और नारंगी खाई। देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि ए ने क्या खाया है, ए ने जो है अंगूर और अनानास, ठीक है, अनानास लिख लिया मैंने। बी ने क्या खाया है, बी ने भी यहाँ पर अंगूर एडिटिज, ठीक है, एडिटिज लिखने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं साइन, और क्या खाई है, नारंगी खाई है, ठीक है, ये यहाँ हमने लिख लिया। सी की बात कर लेते हैं, सी ने क्या क्या खाया है, सी ने नारंगी और अनानास खाए हैं, यानी इसने ये नहीं खाया है, ये इसने नारंगी खाई है, और यहाँ पे क्या खाया है, इसने अनानास खाया है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। डी ने क्या है, डी की बात कर लेते हैं, तो डी ने यहाँ पर अंगूर खाए हैं, यानी अंगूर इसका एडिटिज है। इसके अलावा सेब और अनानास खाए हैं, यानी कि यहाँ पर इसने एप्पल और अनानास खाए हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फल खाने के बाद बी और सी बीमार पड़ गए, यानी कि ये और ये व्यक्ति जो हैं फल खाने के बाद बीमार पड़ गए, ठीक है। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में बीमारी का कारण किसे कहा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में, क्योंकि बी और सी में कॉमन ये है भाई, बी अंगूर और नारंगी खा रहा है, अब सी अंगूर तो खा नहीं रहा है, सी नारंगी और अनानास खा रहा है, तो यहाँ पर नारंगी इन दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी बीमारी का कारण क्या है, नारंगी है। तो 52 का आंसर है आपका डी वाला। 53वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर ये भी बहुत सिंपल है। कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहाँ सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं, यानी कि बड़ा सिंपल है, जो यानी कि वही दिशा ज्ञान होना चाहिए, इस तरह से ग्रिड बनना है एक, या तो ये नॉर्थ टू साउथ है या फिर ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। सड़कें एक दूसरे के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर समानांतर सड़कें हैं सब, वह 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है, यानी कि यहाँ से कहीं गाड़ी चलाना है वो स्टार्ट करता है 3 किलोमीटर उत्तर में। तो देखिए हम बना लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, 3 किलोमीटर ये उत्तर में जाता है, ऐसे यहाँ बिंदु से 3 किलोमीटर ये उत्तर में जाता है, कितना 3, ठीक है। 3 किलोमीटर पश्चिम में, यहाँ से ये 3 किलोमीटर कितना चलता है, ये पश्चिम में चलता है, ठीक है। और 4 किलोमीटर दक्षिण में, और ऐसे करके ये 4 किलोमीटर यहाँ कहीं ये दक्षिण में आ जाता है। आगे कौन सा मार्ग उसे उसके आरंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले, यानी कि आगे कौन सा मार्ग जो है उसे उसके स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले, ठीक। अब आप समझ लीजिए, जहाँ पर हमें सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे बोला गया है 1 किलोमीटर की दूरी पर समानांतर सड़क है, तो यहाँ पर अभी यहाँ से इसको कितना चलना पड़ेगा, यहाँ से ये चलेगा आपके पूर्व की डायरेक्शन में, कितना पूर्व चलेगा, ये 3 किलोमीटर पूर्व में चलेगा, ये यहाँ तक 3 किलोमीटर चलेगा, और फिर यहाँ से पूर्व में चलने के बाद फिर कितना चलेगा, फिर उत्तर की तरफ चलेगा 1 किलोमीटर, और ये अपने मूल स्थान पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 किलोमीटर पूर्व में चलेगा और 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलेगा, तो 53वें का आंसर होगा आपका बी वाला, यानी आंसर है यहाँ पर बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग अपना जो वीडियो है ये लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं विगत कुछ दिनों से देख रहा हूँ
आप लोग वीडियो लाइक शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। कम से कम चैनल को आप जो है सहयोग तो कर सकते हैं, सपोर्ट तो कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे जुड़ पाएँ, उन्हें भी लाभ मिल पाए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।